हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं साइंस से संबंधित लगभग 200 एमसीक्यू सवाल, जो भी बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर सवाल पिछले 10 सालों में रेलवे के द्वारा जितने भी पूछे गए सवाल, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, समय बहुत कम है और रेलवे की एग्ज़ाम भी चल रही है। आने वाले समय में एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाले है, आरपीएफ की एग्ज़ाम होने, वहाँ हर जगह आपको ये बेनिफिट मिलने वाली है। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में हमें कंटेंट मटेरियल और हमेशा प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में इसी यूट्यूब चैनल में आपको जोरदार तरीके से मिलते रहेगा। तो पहला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही कंटाप सवाल, लगभग 200 सवाल लेकर आया हूँ। चलिए, सॉरी। पहला सवाल है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। लोहा होती है, Fe याद रखना है, Fe आयरन होती है मायोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Fe यानी लोहा, इसकी जो परमाणु क्रमांक है वह 26 होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखना लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि दूसरा नंबर सवाल है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। बहुत ही कंटाप सवाल है। तो याद रखना, एस्पिरिन जो है एक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। याद रखना, एस्पिरिन जो है पेड़ से पाया जाता है, पेड़ों से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन जो है पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। बहुत ही शानदार सवाल, एकदम बेसिक नॉलेज 9 और 10 का बेसिक, एकदम जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल, वो सामने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। पीतल यानी पीताजी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पीतल से पीतल, पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। मतलब तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है कौन सी, तो याद रखना है पीतल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है पीतल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। मतलब यह सवाल कर रहा है कि किसके कारण मनुष्य की त्वचा जो हल्की फुल्की जलन महसूस होने लगती है तैरने के दौरान। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण जो है ना, तो जो आपका स्किन है वह हल्की सी जो है जलन महसूस, ठीक है, होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, विद्युतिक ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है। ठीक है, ऊष्मा का कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा हानि होती है, ऊष्मा 30% या 80%, कौन सी हानि होती है। तो याद रखना है, लगभग विद्युत ऊर्जा अगर गति में परिवर्तित होती है, लगभग 30% विद्युत ऊष्मा हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 30% ऊष्मा जो है यहाँ पर हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। शानदार। अगला सवाल है 6 नंबर की, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। बहुत ही कंटाप सवाल है। शक्कर के किण्वन से जो है वह आप क्या बनता है, तो बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एल्कोहल या क्लोरोफिल। तो याद रखना, शक्कर की किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनती है, तो याद रखना है इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अम्ल वर्षा होती है। किस कारण से अम्ल वर्षा होती है। कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। मतलब सबसे यूनिक अगर देखा जाए तो अम्ल वर्षा जो है वह किसका कारण है। तो ये याद रखना है, हमारे जो पृथ्वी में कारखाना बहुत ही ज़बरदस्त कारण बनता है अम्ल वर्षा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का बहुत बड़ा कारण कारखानाओं से निकले जो धुएं हैं उसी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कारखाना बहुत ही सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल,
गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक नॉलेज, बहुत ही कंटाप सवाल है। 8 नंबर, तो याद रखना है ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। गेहूं की खेती से कौन से उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम या तांबा या लोहा, किसका होगा? तो याद रखना है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है गेहूं की खेती के लिए बहुत ही शानदार उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी में लाया जाता है, ठीक है, सवाल कर रहा है, बहुत ही कंटाप सवाल है। एक पत्थर को चांद की सतह मतलब चांद से पृथ्वी में लाया है, तो वहां पर बोल रहा है कि क्या हो सकता है? इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या द्रव्यमान या भार कुछ नहीं बदलेंगे, तो क्या होगा? तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि द्रव्यमान जो होते हैं वह ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाओ, पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी वस्तु को घुमा ले आओ, उसके द्रव्यमान जो है, उसके मास जो है, वह कहीं बदलने वाला नहीं है। एकदम जहन में एकदम बैठा लेना है कि द्रव्यमान किसी भी ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कहीं भी घुमा के ले जाओ, कहीं भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन उसका भार बदल जाएगा। भार क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हर जगह जो हवा वायु नहीं होती है, हर जगह है जो क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती है, तो उसी के कारण भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। सब जहन में याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बहुत ही सटीक राइट आंसर हो जाएगा। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है कि जब आप लिफ्ट से खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श में आप जो है, आपके भार पर क्या बल पड़ रहा है? लिफ्ट पर अगर आप खड़े हैं तो उस पर, उसके फर्श पर क्या भार पड़ रहा है? तो ऑप्शन है आपका कि लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य हो जाएगा। क्या शून्य हो जाएगा? तो या 9.8 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, मतलब किस टाइम? तो 9.8 मीटर प्रति किसी भी दशा में जाने में शून्य हो जाएगी, या लिफ्ट की त्वरण में बदलने से कोई प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा जहन में याद रखना है, बेसिक नॉलेज आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो आप जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से जो आपका भार है ऊपर जाते समय ज़्यादा महसूस होगी। याद रखना है, ज़्यादा आपका भार, आपका शरीर का वजन जो है ना, ज़्यादा महसूस होगी। वहीं अगर आप नीचे आ रहे हैं लिफ्ट से, तो वही जो आपका भार है, शरीर का वजन है, वह बहुत ही कम महसूस होगी। तो मतलब क्या हो रहा है? तो लिफ्ट में अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपका भार जो है शून्य के बराबर हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। यहाँ शून्य का जिक्र किया है तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से अगर आप लिफ्ट में नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, तो आपका वजन, आपके शरीर का जो वजन है वह शून्य होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक नॉलेज, बेसिक जो है एमसीक्यू के रूप में आपके सामने ये सारे सवाल जो है लेके आया हूँ। प्लीज अंत तक जुड़े रहिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको अगर साइंस की सवाल के रूप में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐड है तो प्लीज अंत तक जुड़े रहिएगा, मतलब आपके लिए यह जो है बेनिफिट है। 11 नंबर सवाल है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले तार किस प्रकार का बना होता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, जो सुरक्षा फ्यूज के रूप में हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का, वह तार किस चीज का बना होता है? तो याद रखना है टीन का और शीशे का बना होता है, ठीक है, टीन का और शीशे का। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीतल और बर्तन के कलई करते समय बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? ऑप्शन है आपका अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरिक एसिड हाइड्रो या अमोनिया हाइड्रोक एसिड। कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है अमोनिया और हाइड्रोक एसिड। बहुत ही शानदार सवाल है। अमोनिया और हाइड्रोक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि बर्तन की सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर कि जस्ते के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा
से मिलाने पर पीतल क्या बनता है, पीतल का घनत्व क्या होता है? तो याद रखना है 8,000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 83,000 किलोग्राम मीटर क्यूब, या 95,000 या 9800। क्या हो जाएगा? तो याद रखना है 83,000 किलोग्राम मीटर क्यूब यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 14 नंबर। अल्कोहलिक खमीर जो है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? शानदार सवाल है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी जो उत्पाद है, प्रोडक्शन है, वह क्या होती है? ऑप्शन है आपका पायरुविक एसिड, एसिटाइल्ड, या एथाइल अल्कोहल, या फॉर्मिक अम्ल। क्या होती है जो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी जो है उत्पाद होती है? तो याद रखना है इथाइल अल्कोहल होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल जो है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। शानदार सवाल है। याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। इसका सबसे बड़ा अभिक्रिया मतलब किससे होता है? पहला है ऑप्शन दृश्य प्रकाश के रूप में, कांच की सोडियम ऑक्साइड के रूप में, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड के, या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में। तो किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर डी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में जो है वह अभिक्रिया करती है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। मतलब कांच फूटने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। कांच जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में अभिक्रिया करने लगती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल की वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट के परत जम जाते हैं, वह कौन सी धातु होती है? बहुत ही बेसिक नॉलेज, शानदार सवाल है। तो याद रखना है अगर किसी धातु, कौन सी वह धातु है जो हम वायु में अगर खुले में छोड़ दें तो उसके ऊपर कुछ देर बाद जो है हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट के परत जम जाते हैं। तो कौन सी धातु में जम जाते हैं? ऑप्शन है आपका तांबा, चांदी, निकल, या जस्ता। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तांबा के अगर किसी भी वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में कुछ देर में रखते हैं तो याद रखना उसके ऊपर एक बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह कार्बोनेट का जमा हो जाती है, उसका रंग हरा होता है, उस धातु का नाम है तांबा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? 5 स्टार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना अगर कच्चे फलों को इस्तेमाल कर रहे हैं आप पकाने के रूप में, वो भी कृत्रिम तरीके से, मतलब आपके हिसाब से पक जाए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, किस गैस का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है आपके अमोनिया का, नाइट्रोजन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, या एथिलीन या एसिटिलीन। तो याद रखना है एथिलीन या एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन या एसिटिलीन का इस्तेमाल करके आप कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन या एसिटिलीन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, या सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है, क्या है? तो याद रखना है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस्टर होती है। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, एस्टर होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपर के विधि में कैसे तैयार किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना ऑप्शन है आपका बर्तन को ऋण ध्रुव में बनाया जाता है, नहीं। शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव में बनाया जाता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव के रूप में बनाया जाता है, क्या ये सही है? मतलब दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन सी इनर्ट गैस जो है ना वायु में मतलब प्रेजेंट नहीं है, वायु के साथ सम्मिश्रण में नहीं आता है? हीलियम, नियन, आर्गन, रेडॉन। बहुत ही शानदार ये नॉलेज है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है।
तो याद रखना है कि रेडॉन गैस जो है ना वह एक तो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। यह रेडॉन गैस जो है ना वायुमंडल के साथ सम्मिश्रण के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन जो है हवा में नहीं है, याद रखना है। रेडॉन जो गैस है वह हवा में नहीं है, मतलब नोबेल गैस वायु में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, शुष्क बर्फ क्या होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। ऑप्शन है आपका ठोस का बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस अमोनिया है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है। तो याद रखना शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक है। बहुत ही बड़ा सवाल। कौन सा विटामिन जो है खून के जमने में बहुत ही शानदार तरीके से आवश्यक है। तो याद रखना है ऑप्शन है आपका, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के जो है आपको ब्लड जो है जमने में बहुत शानदार तरीके से सहायक होते हैं जब वह वायु की उपस्थिति में आ जाती है। जैसे मान के चलो कोई इंसान कहीं कट जाती है तो उसका जो खून बहने लगता है, कुछ देर बाद जो है वह खून धीरे धीरे रुक जाती है। उसी को जमना जो है विटामिन के का कारण है। बहुत ही यहाँ याद रखना है, विटामिन के का कारण ही वह खून जम जाती है और बहने से रुक जाती है। तो नहीं तो बहने से अगर नहीं रुकता तो याद रखना है वह जो है ना सारे खून बह जाते हैं और इंसान की मृत्यु होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है वह खून के जमने में बहुत ज़्यादा सहायक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या स्कॉर्बिक एसिड। कौन सा जो है एक हार्मोन है। तो याद रखना इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो है वह एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, विकास का क्या कारण है। बहुत ही शानदार सवाल, एकदम बेसिक नॉलेज है ये। फॉसिक पदार्थ बिल्कुल नहीं, जीने की संघर्ष बिल्कुल नहीं, पीढ़ी से अनुकूल पीढ़ी अलग पीढ़ी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज है। तो याद रखना है ऑप्शन है आपका, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट। तो याद रखना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल। चलिए मौसम थोड़ी ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग है। शानदार सवाल है, मतलब कौन सा एक अंग है ना जिसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, नहीं अवशोषी मतलब अवशोषी का अवशेषी बता रहा है, अवशेषी। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ बोल रहा है कि कौन अवशोषी अंग नहीं है। बहुत ही घुमा के सवाल कर दिया, मतलब सवाल ऐसे है कि कौन सा अंग है जो शरीर में नहीं भी रहता तो चल जाता। ऑप्शन है आपका निकटिटेटिंग पर्दा, बिल्कुल ये रहता तो काम नहीं होता, मतलब ये तो नहीं भी जरूरत था। ऑप्शन ए कर्णपाली की कर्णा मांसपेशियाँ, ये भी सही है। और सामने वाला चपट दांत, ये तो होना जरूरी है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है अवशोषी अंग नहीं है। ठीक है, बाकी अपेंडिक्स ये भी मतलब अवशोषी अंग है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामने वाला चपट दांत जो है, दांत तो होना जरूरी है ना, कैसे हम खाना खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन होते हैं। तो ऑप्शन है आपका फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज।
तो याद रखना शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं 3 नंबर सवाल। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हर्मी डेवी या वॉन वोवेन। किसने किया था? तो ये नाम तो सबको याद होगा। राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज की शुरुआत की गई थी, आविष्कार की गई थी, डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल। टेलीस्कोप की खोज जो है वह, ऑप्शन है आपका गैलीलियो के द्वारा, जेम्स वाट या हर्मी डेवी या गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है, ऑप्शन है आपका एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। किसमें जो है ना माइनस आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाई जाती है? तो याद रखना बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखना है 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है 2 श्रृंग और 2 गर्तों के बीच की दूरी को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? शानदार सवाल है। तो याद रखना है संवेग के अनुपात से, तो ऑप्शन ए है आपका वेग, त्वरण, द्रव्यमान व बल। किसका इस्तेमाल करते हैं? ये फिजिक्स का ये बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना पदार्थ के संवेग के अनुपात से जो है आप द्रव्यमान की निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान यानी मास। अगला सवाल 8 नंबर। बल किसका गुणनफल है? बहुत ही शानदार सवाल है। बल किसका गुणनफल है? तो हम लोग शुरुआत से बचपन से पढ़े हैं, F = ma, यह सूत्र होती है। F यानी फोर्स यानी बल, m इंटू मास यानी द्रव्यमान, a इंटू एक्सलेरेशन यानी त्वरण। तो मास इंटू एक्सलेरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा, शानदार। द्रव्यमान इंटू त्वरण जो होती है बल का गुणनफल होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। कौन सी जो है वह एक सदिश राशि है? तो याद रखना है सदिश राशि जो है वह, अच्छा यहां बोल रहा है सदिश राशि कौन सी नहीं है। ये सब ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा एकदम टोटल पढ़ना है, अभी हम फंस जाते हैं। तो याद रखना है कौन सी सदिश राशि ने विस्थापन तो सदिश राशि है, ठीक है। वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, क्योंकि परिणाम और सदिश राशि मतलब क्या, परिणाम और दिशा दोनों हो। बल, वेग, विस्थापन सारी जगह परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन आयतन में जो है परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती है। तो याद रखना आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है, यानी यह आयतन एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयतन जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है। यह तो एकदम बेसिक नॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम कोई भी आंख मूंद के यहां बना सकता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं त्वरण का सूत्र कौन सा होता है, ठीक है। त्वरण का सूत्र जो है वह कौन सी होती है? तो याद रखना है A = v - u/t होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए यानी त्वरण होती है, भी यानी जो अंतिम जो परिणाम है वह होती है, यू यानी ये शुरुआती परिणाम और टी यानी टाइम, ठीक है, याद रखना है। तो A = v - u/t होती है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? शानदार सवाल। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार जो है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपका त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय। कौन सा हो जाएगा जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अष्टफलकीय जो है वह हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। सवाल है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो याद रखना, अगर 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बहुत ही अच्छा तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। XH4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बहुत ही कंटाप सवाल है। ऑप्शन है आपका बेसिक या एसिडिक, बेसिक या एसिडिक या उदासीन। तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड के हैं उसके तीसरे वाले बेसिक होते हैं और चौथे वाले एसिडिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? अगर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? मतलब अगर भी किसी भी यहाँ किस तत्व की बात हो रही है, तो फिक्स है यहाँ हीलियम की बात हो रही है, हीलियम। ठीक है, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 और द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। तो फिक्स है न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कब निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या कब निकालते हैं? जब द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन की संख्या से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 ही होगी। ठीक है, तो फिक्स है कि न्यूट्रॉन की संख्या 2 ही होगी और 2 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपूरण धातु तत्वों के रूप में पाया जाता है? मतलब संपूरक मतलब कौन सा तत्व बता रहा है कि यह जो है एक प्रकार की संपूरक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संपूरक धातु के तत्व में आता है। तो अगर ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर जो अगर ऑप्शन है 1, 2 और 8, मतलब यहाँ नियोन की बात कर रहा है, तो इसका अष्टक तो पूरा हो गया, तो ये एक हो सकता है। दूसरा आते हैं, जैसे आते हैं 17 किसका हो गया? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन आर्गन। ठीक है, तो क्लोरीन का हो गया, तो क्लोरीन मतलब अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, जबकि ये गैस है, मतलब ये नहीं होगा। अगला है आर्गन 18। ठीक है, मतलब ये भी गैस है, अष्टक तो पूरा कर रहा है लेकिन गैस आ जा रहा है, जबकि यहाँ धातु का जिक्र कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है आपका 20, ये तो अष्टक ही पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, ये कैल्शियम अगर है 20, 2 8 8 2 मतलब 20, ये कैल्शियम है, मतलब धातु तो है कैल्शियम लेकिन अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ही शानदार, नियोन। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 10 होगी, परमाणु संख्या 10 यानी 2 और 8, तो ये एक धातु भी है और याद रखना है यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संपूरक धातु के रूप में आता है और अष्टक भी पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखना है निषेचन की जो क्रिया होती है वह होती है, ऑप्शन है आपका गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो याद रखना है अंडवाहिनी में, मतलब रास्ते में ही होती है निषेचन की क्रिया, जबकि जो बच्चे हैं वह जो डेवलप्ड होते हैं वह गर्भाशय में होती है, लेकिन अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। याद रखना है अंडवाहिनी में, गर्भाशय में नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंडवाहिनी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होती है? ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। TSH, FSH, LTH या ACTH, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा?
तो याद रखना TSH अंतःस्रावी हार्मोन जो है निकलती है थायराइड ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। बहुत ज़्यादा बार ये हम लोग सवाल देख लिए हैं, तो याद रखना 31 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बेसिक नॉलेज है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हमें कहाँ पर पाया जाता है, तो फिक्स से मस्तिष्क में तो पाया जाता है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग में पाया जाता है ये भी याद रखना है। तो याद रखना कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये याद रखना है। तो अगर आप बल्ब का इस्तेमाल करते थे, बहुत पहले हम लोग समय में जो बल्ब का इस्तेमाल करते थे उसमें एक फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता था। वह फिलामेंट किस धातु की बनी होती थी, सवाल यही कर रहा है। ऑप्शन आपका लोहा नहीं, मॉडिबलम नहीं, चांदी नहीं, टंगस्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक जो है उच्च होती थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये सवाल आई थिंक रिपीट भी हो गया, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि याद भी हो गया होगा, क्योंकि D2O इसके फॉर्मूले होते हैं। याद रखना है ठोस शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। ऑप्शन आपका सीसा, पारा, निकल या टीन। कौन से जो होते हैं निम्नलिखित धातुओं जो है सामान्य ताप पर द्रव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखना पारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो है एक तो वह एक धातु है और द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया बेसिक नॉलेज है। ब्रोमीन एक जो है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है जो कि एक अधातु है, और धातु में अगर पूछा जाए तो पारा जो है एक द्रव्य रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। सवाल कर रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। शानदार सवाल। सौर ऊर्जा जो है वह किससे प्राप्त किया जाएगा। हवा से? बिल्कुल नहीं। हवा से कहाँ से प्राप्त होती, समुद्र से नहीं, चंद्रमा से नहीं, तो सूरज हो जाएगा। सौर ऊर्जा सूरज से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है। ऑप्शन है आपका तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो बहुत ही शानदार यहाँ याद रखना है, जर्मेनियम जो है वह ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना है जो टरबाइन जो होते हैं वह घूमती है पानी में, उसी के दौरान जो है प्रेशर बनता है और उसी प्रेशर से जो है वह मोटर घूमते हैं। तो डायनेमो जो है वह विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो याद रखना है डायनेमो जो है वह विद्युत जो है बिजली से प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो याद रखना डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो अब यहाँ देखना है कि ऑप्शन के आधार पर तो यांत्रिक ऊर्जा है नहीं, तो यांत्रिक ऊर्जा को ही मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी और यांत्रिक एनर्जी दोनों सेम है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब हिंदी इंग्लिश है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ही राइट आंसर, अच्छा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल कर रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार की लेंस की बनी होती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से याद करना है। ऑप्शन है आपका अवतल, उत्तल, साधारण या दोनों। तो याद रखना उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन होता है। हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लेटिनम। कौन से होते हैं जो सबसे सख्त है। तो बहुत ही अच्छा राइट आंसर होगा हीरा। हीरा जो है वह सबसे सख्त तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठोस 29 नंबर सवाल। ठोस कपूर से कपूर बनाने की
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। कौन सी हो जाएगी? जो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या होगी? जैसे कपूर, कपूर जो है, आप अगर कपूर को हाथ में रखें, हथेली में रखें, तो धीरे धीरे वह पानी नहीं बनेगा, धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा। मतलब ठोस है, वो डायरेक्ट क्या बन जा रहा है? हवा, मतलब हवा में मिल जाए, गैस बन जा रहा है। इसी विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? शानदार सवाल है। तो याद रखना है, खाने के परीक्षण में सोडियम बेंजोइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले हास्य गैस कौन से होते हैं? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल। हास्य गैस किसे कहा जाता है? मतलब वह गैस सूंघने के दौरान हंसी आने लगती है। तो याद रखना है, उसकी सूत्र है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलो हम लोग इस बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले सबसे पहले याद दिला दूं कि हमारी मेहनत के आधार पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सरकारी दफ्तर में कदम रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल कंपटीशन के आधार पे, वह जो प्रीवियस ईयर सवाल जो पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सारे बुक का जो है एकदम निचोड़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह एक आप NCERT बेस्ड बेसिक नॉलेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? बहुत ही शानदार सवाल। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सी होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह वाहनों से गैस निकलती है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 नंबर सवाल। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस मुख्यतः कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का मिश्रण। खाना बनाने में जो है हम लोग इस्तेमाल, वह कौन से मतलब गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, मीथेन का भी नहीं करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण भी नहीं करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का ही करते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो कोयला हो गया, कोयला में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है? और जैसे गैस हो गया, तो उसमें गैस में भी जो ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमें रिलीज होती है, बहुत कम मात्रा में, हालांकि उसमें ज़्यादा क्षति नहीं होती है। लेकिन जो है जैसे खाना बनाते हैं लकड़ी से खाना बनाते हैं, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होती है? शानदार सवाल है। ऑप्शन आपका वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो याद रखना है, वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं वनस्पति तेल का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार, यह याद रखना है। ऑप्शन आपका डायलिसिस, हीमोलिसिस या मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायलिसिस जो होती है वह मनुष्यों की खून की कृत्रिम शुद्धिकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उस विधि को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। विटामिन को जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, तो वह जो है विटामिन खट्टे फलों में पाए जाते हैं, वह कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे फल यानी विटामिन सी
और याद रखना इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किसी में पाया जाता है तो उस फल का नाम है आंवला, मतलब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होती है? ऑप्शन आपका ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल। तो याद रखना है पौधों और पेड़ों को जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। तो खाना जो बनाते हैं ना पेड़ पौधे वह जो होते हैं वह उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 8 नंबर, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायित्व होते हैं? ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या इंसुलिन। तो कौन सी जो प्रक्रिया है वह उत्तरदायित्व पदार्थ है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966 या 2 दिसंबर 1975। किस तारीख को आर्यभट्ट भारतीय उपग्रह का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जिसका नाम था वह किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है यह जो है कौन सी तारीख को लॉन्च की गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही शानदार, इनसे 2A कब छोड़ा गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर अगस्त 1992 या जुलाई नहीं अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनसे 2A जो है अगस्त 1992 को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होती है? बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया है, ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है वह किसमें, मतलब कौन सी डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का अधिकतम घनत्व पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए काम आते हैं। तो मतलब दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपका अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार फिजिक्स का सवाल है। दाढ़ी बनाने में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? बहुत ही बड़ा सवाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या दिखाई ही नहीं देता। तो हल्की सी लॉजिक अगर आप समझिएगा तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। सबसे पहले लॉजिक यह है कि इंद्रधनुष हमेशा जो है बनता है कब? जब सूर्य एक दिशा में हो तो उसी के ओपोजिट दिशा में ही बनती है आपका रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो अब दोपहर के 12 बज रहे हैं तो फिक्स से दोपहर के 12 बजे में सूर्य कहाँ होगी? हमारे सर के ऊपर, मतलब सीधे। तो फिक्स से उसका ओपोजिट साइड कहीं नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स है कि यहाँ पर कोई भी इंद्रधनुष यानी रेनबो नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा सुबह बनेगा या तो शाम को बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से इस्तेमाल करते हैं? लेंस का। मतलब किसी इंसान को अगर दूरदृष्टि दोष है यानी अगर निकट की मतलब कोई भी अक्षर हो, कोई भी वस्तु हो नहीं दिख रही है, सामने वाली नहीं दिख रही है, तो किस लेंस का इस्तेमाल करके आप इसे निवारण कर सकते हैं? तो याद रखना दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस के बने चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि
निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही बड़ा सवाल है। ऑप्शन है आपका विद्युत का रासायनिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो बिल्कुल यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव के आधार पर फ्यूज सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितनी होती है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग जो है अनुमानतः कितने होते हैं। ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का शून्य अवकाश होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडे जो हम लोग वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होती है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा H2SO4। जो तेजाब का इस्तेमाल करते हैं उद्योगों में, फैक्ट्रीज में, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, एकदम जहन में याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो याद रखना पान। परमाणु के नाभिक में पान पाया जाता है। अब सोचिएगा पान क्या होती है, तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, निम्न गैस को आंसू गैस की तरह काम कर लेते हैं। आंसू गैस के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसू गैस के रूप में सल्फर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, SO2 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, किसी धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में कौन से काम में लिया जाता है। बहुत ही बड़ा सवाल है, तो याद रखना है किसी धातु में जो इस्तेमाल करते हैं, किसी धातु में हवाई जहाज या रेल के डिब्बे के पुर्जे बनते हैं, वह जो है वह किस डिब्बे में जो है धातु बनते हैं, वह कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप जहन में ये याद रखिएगा कि जहाज जो उड़ते हैं उसमें धातु तो लगता है। अगर हम लोहे का इस्तेमाल कर ले तो लोहा तो भारी हो जाएगा, तांबा भी भारी हो जाएगा। एल्युमिनियम बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाना है, क्योंकि एल्युमिनियम एक तो बहुत ही मजबूत तत्व है, बहुत ही मजबूत धातु है, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, सवाल के आंतों में रोग के निदान के लिए कौन से किरणों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आंत में अगर कोई समस्या हो जाए तो किस किरणों का इस्तेमाल करके उस समस्या को हम निदान कर सकते हैं। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, वाई गामा किरण। तो यार रखना एस किरणों का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। बहुत ही शानदार सवाल है। ऑप्शन का मिलर, खुराना, ब्रेज या कैल्विन। तो हरगोविंद खुराना उसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुराना के द्वारा ही सर्वप्रथम जो है लैबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर सवाल, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने। तो याद रखना जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल 26 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बहुत ही प्रचुर मात्रा में जरूरी है? तो याद रखना है ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कार्बन प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल, निम्न रक्त वर्ग सर्वदात्रिक जो है दात्वा है, मतलब कौन से जो समूह के ब्लड है वह सभी को दे सकता है, सभी को दान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ माइनस जो है वह सभी को दे सकता है, सभी को मतलब किसी को भी, किसी का सर्वदाता इसी को भी कहा जाता है। और ए बी प्लस जो है ना सर्वग्राही होते हैं, मतलब सबसे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, पुरुष जीन संगठन कौन से होते हैं? पुरुष जीन को संगठन कौन से होते हैं? तो एक्स एक्स होते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज है। और महिलाओं में एक्स वाई होते हैं। अगला सवाल है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं, मनुष्यों में पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एस होते हैं। ठीक है, ये फीमेल में, ये मेल में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं? रात्रि में नहीं, क्योंकि रात्रि के तो समय तो प्रकाश होती ही नहीं। दिन में और रात्रि में बिल्कुल रही, दिन अथवा रात्रि में नहीं, केवल दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन आपका तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, या तरंग और कण या किसी के समान नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग और कण के समान होते हैं प्रकाश की विकिरण की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने में कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन आपका 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.3 मिनट या 3.86 घंटे की राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है 8.20 सेकेंड, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड जो है वह लगते हैं सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, कहाँ? पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, ध्वनि का वायु वेग अनुमाता कितने होते हैं? जो जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ध्वनि जो निकल रहा है मुंह से, उसका वेग मतलब उसका वेलोसिटी कितनी होती है? ऑप्शन आपका 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट या 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 332 मीटर प्रति सेकंड वायु की ध्वनि का वेग होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किसमें होती है? ये सवाल आई थिंक रिपीट भी हो गया। तो बिल्कुल यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम होते हैं पानी का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बहुत ही शानदार नॉलेज है। तो याद रखना सीवी रमन को जो है वह भौतिकी के रूप में नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल, दूध उदाहरण क्या होते हैं? विलियन होते हैं, क्लाइडी विलियन, इमल्सन या वायु विलियन? तो याद रखना है इमल्सन होते हैं दूध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होते हैं? शानदार सवाल है। 10⁻6 ग्राम, 10⁻−9 ग्राम, 10⁻- ग्राम, 12 या -15। पिकोग्राम किसको कहा जाता है? तो याद रखना पिकोग्राम जो है वह 10⁻−12 ग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए क्या इसमें मिलाया जाता है? बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया, शानदार सवाल। स्टील में कठोरता लानी है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा? तो याद रखना है अगर स्टील में कठोरता लानी है तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम मिला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि मतलब किस लिए जो है एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है कि यह जो है महंगे होते हैं, नहीं। एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। इसका प्रयोग निरापद भी नहीं। ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल बता रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वह कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन आपका रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, नहीं। पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, नहीं। रंगीन पदार्थों को प्रभाव को आसवन विधि जांच करने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं रंगीन पदार्थों को प्रभाव आसवन विधि में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है। सिरके में क्या उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एकदम बेसिक नॉलेज है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। एकदम बेसिक नॉलेज, 9-10 का एकदम बेसिक नॉलेज, यही सब तो याद ही करना है। तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पदार्थ जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। हीरा में तो बहुत ज़्यादा कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन, कोयला में भी पाया, तो इसमें तो कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण, ये दोनों तो नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है सूर्य का इंग्लिश क्या हो जाता है, सन, और यहाँ भी सन छुपा हुआ, संलयन छुपा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा निर्माण होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम जो है वह हो जाएगा नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम हो गया, परमाणु बम हो गया, फिर आपका हो जाता है विखंडन के आधार पर। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है। अगला सवाल कर रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो यह तो हम शुरू से बता रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। बहुत ही बेसिक नॉलेज, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है वह लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर सवाल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय कैसा होता है। बहुत ही शानदार नॉलेज, ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, वह कहाँ, बैटरी के अपघटय के रूप में। ठीक है, सल्फ्यूरिक H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो याद रखना है +2 डायोप्टर में तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसको कैसे निकालें। तो 1 बाय डायोप्टर हो जाएगा ना, डायोप्टर का मान 2 हो जाता है, 100 बाय डायोप्टर होता है, तो ये जो है वह कट जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलते हैं तो इसका कितना खर्च हो रहा है बिजली। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो याद रखना है 100 वाट में 10 घंटे चल रहा है, यानी 1 इकाई का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि भारी पानी वह होता है, मतलब भारी जल किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपका जिसका तापमान 4 डिग्री में स्थिर रहता हो, नहीं। जिसका कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय घलन लवण हो, नहीं। जिसमें हाइड्रोजन के स्थान आइसोटोप में ले लेता हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी को प्रातःकाल छूने पर
लोहे के गुटके ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों? मतलब अभी ठंडा का दिन है, तो आप सुबह किसी भी लोहे को छूइएगा तो ठंडा लगेगा, लेकिन लकड़ी को छूने से ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लोहे के गुटका जो है, लोहे का टुकड़ा जो है, वह लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा वह जो है ऊष्मा के अच्छा चालक है। तो ये हमको राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के आधार पर देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। हवा में जिस गैस की मात्रा अधिकतम होती है वह कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो बिल्कुल ये वाला बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसिक नॉलेज है। लगभग 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर सवाल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बृहस्पति। इसी का एक उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड, और यही गैनीमीड जो है ना पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखना है, उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है, और उपग्रह में देखा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल है कि सेल्सियस केल्विन पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा? बहुत ही शानदार है। तो ऑप्शन है 31, 98 पॉइंट ये डिग्री सेल्सियस में तो नहीं होगा, हाँ 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमेशा याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो याद रखना है 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, सब याद रखना है। केल्विन में पूछे 310, फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6, और डिग्री सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल है कि परमाणु के नाभिक में कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो पान हम शुरू में बताएं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है आपका एलिथ्रीन, एस्ट्रोपिन या आइसोप्रोफिनाइल या बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एलिथ्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मच्छर भगाने में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह कौन सा नाभिक है जिसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। मतलब परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग हो जाए तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाणु भार अगर चेंज हो गया तो न्यूट्रॉन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 सालों में जो 20 साल के अगर युवा कोई पुरुष है या महिला है तो उसमें कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो याद रखना है 206 लगभग पाए जाते हैं। अडल्ट होने के बाद तो 206 हो जाता है, तो 206 लगभग 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 200 या 206 दे सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 206 एक्चुअल में 206 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 200 तो नहीं हो रहा है, मतलब 6 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 सही है। ठीक है, और बच्चों में 300 होती है, तो बच्चा तो यहाँ पूछ नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। स्त्रियों की तुलना में पुरुष की वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता जो है वह अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो याद रखना बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। बिजली की खपत किसमें मापन पर आधारित है? किसकी मापन पर आधारित है? तो वाट बिल्कुल राइट आंसर है। वाट तो वोल्टेज नहीं, एम्पियर नहीं, ओम भी नहीं, तो याद रखना है केवल ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल वाट। ठीक है, अगला सवाल हम लोग फिर आते हैं HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। HIV द्वारा जो होने वाला रोग है वह कौन सा रोग है? क्षय रोग, टीबी, आंत्र रोग नहीं, कैंसर नहीं, एड्स बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है?
तो वैकल्पिक ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा है जो कभी समाप्त भी नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। बहुत ही शानदार, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। अगला सवाल, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कौन सी किरण जो है रेडियोधर्मी पदार्थों को उत्सर्जित करता है? एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इन उपरोक्त में से सभी? तो याद रखना है रेडियोधर्मी पदार्थ तो सभी है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? बहुत ही शानदार नॉलेज। जल की अस्थायी कठोरता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट, या कैल्शियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना, ये एकदम जहन में बैठा लेना, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत ही शानदार, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? बहुत ही याद रखना, अच्छा सवाल है। सबसे भारी धातु जो है वह कौन हो जाती है? याद रखना यूरेनियम। ऑप्शन के आधार पर यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हास्य गैस किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा, बहुत ज़्यादा बार यह हमें, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मर जाते हैं, उसकी पहचान कौन सी होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर टीबी यानी क्षय रोग जो जीवाणु के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग के द्वारा प्रति वर्ष 5 लोगों की मृत्यु, 5 लाख लोगों की लगभग भारतीयों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता हम हो गए, क्योंकि हम बकरी का मांस खा रहे हैं, मतलब बकरी भी किसी का खाना खा रहा है। तो बकरी किसका खाना खा रहा है? घास का, तो वो प्राथमिक हो गया। हम बकरी को खा रहे हैं, मतलब हम जो है द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डॉल्फिन किस वर्गीकृत में आता है? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, डॉल्फिन किस वर्गीकृत में आता है? बहुत ही कंफ्यूजन सवाल। तो याद रखना है डॉल्फिन जो है स्तनपायी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन देख के मत्स्य नहीं देना है, हमेशा याद रखना है। सरीसृप तो बिल्कुल नहीं होगा, रेंगता तो नहीं है। उभयचर मतलब दोनों जगह कहाँ होती है? जमीनों में कहाँ रहता है? वो तो सिर्फ पानी में पाया जाता है। तो केवल याद रखना स्तनपायी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। स्तनपायी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अपमार्जक क्या होते हैं? शानदार सवाल है। अपमार्जक क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता। तो बिल्कुल यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। शोधन अभिकर्ता जो है वह अपमार्जक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि आर्कियोप्टैक्टिक्स क्या है? ऑप्शन आपका जुरासिक युग का सर्व पुरातनी पक्षी, बल्कि यही है। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो है वह आर्कियोप्टैक्टिक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो याद रखना पुष्प, फूल जो होते हैं वह पौधे के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि यहीं से अगली पीढ़ी बनने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही शानदार, याद रखना है प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। अगला सवाल है 14 नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो याद रखना है सिकोया, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल तथा जीवाणु कौन सा होते हैं? मतलब कौन से युग में हुए थे? तो बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 मतलब 2 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता ग्रुप कौन से होते हैं? सर्वदाता मतलब कि सभी को दे सकता है, तो बिल्कुल ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, ओ माइनस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ए बी प्लस जो है सबसे ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ओ माइनस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल है कि एस्पिरिन क्या है? तो प्रतिजैविकी है, एंटीपायरेटिक है या शामक है, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंटीपायरेटिक जो है वह एस्पिरिन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। एक सामान्य शुष्क सेल में कितने विद्युत उपघटक पाए जाते हैं, मतलब कौन से विद्युत उपघटक पाए जाते हैं। तो याद रखना है एक सामान्य शुष्क सेल में जो है वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है डायनेमो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मोटर इस्तेमाल करते हैं। जब हम मोटर इस्तेमाल करते हैं वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आकाश का रंग नीला होती है क्यों, क्या कारण है आकाश का रंग नीला होना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1/3 1/1000 मिलीमीटर जो है वह माइक्रोन, एक माइक्रोन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। अति चालकता का क्या लक्षण है, याद रखना है। ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता जो है वह किसका लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। वर्ष दीर्घतम होते हैं, कौन से वर्ष जो है किसके वर्ष मतलब कौन सी जो है ग्रह है उसके साल बहुत ही लंबे समय में होते हैं, पूरते हैं, खत्म होते हैं। तो जो सूर्य से सबसे दूरी पर है तो ऑप्शन के आधार पर सबसे दूर में कौन है, तो प्लूटो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल की वर्षा की बूंद की गोलाकार किसके कारण गोल होते हैं। तरह की घनत्व, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व या वायुमंडलीय दाब। तो याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद है वह गोल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बेसिक नॉलेज था, याद रखना है। अगला सवाल 25 नंबर। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, मतलब कमरे का दरवाजा अगर खोल दिया, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो फ्रिज का दरवाजा अगर आप खोल दे रहे हैं तो आपको नुकसान क्या होगा, तो आप जो है वह कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर देगा, नहीं इतनी ताकत तो नहीं है। आप इसको रेफ्रिजरेटर में तापमान में ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका कमरा जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर नहीं, रूटाइल नहीं, हेमाटाइट, लोहा प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, एकदम जहन में याद रखना है। अगला सवाल 27 नंबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करती है, तो अभी जस्ट हम लोग बताए थे संलयन जो है सूर्य और हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर काम करती है। विखंडन जो है परमाणु बम पर काम करती है, याद रखना है विखंडन के आधार पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगला सवाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन डी अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है कि नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि वायु एक क्या है, यौगिक है नहीं, तत्व भी है नहीं, मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी मीन्स अनेक अनेक गैसों धूल कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। पहला बता रहा है कि जल में अधिक विलय है, तो अधिक विलय तो नहीं हो जाएगा, यही बता रहा है गलत। दूसरा बता रहा है कि हल्के पीले रंग के चूर्ण होते हैं, ये तो सही लग रहा है। ऑक्सीकरण बिल्कुल सही है। तनु अम्ल की खबर कीजिए,
प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्पादन होती है, ये भी सही है। मतलब पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड नंबर सवाल है कि पारद धातु किसे कहा जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पारद युक्त मिश्र धातु को पारद धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाते हैं। अब आप बोलिएगा सांस नहीं ले पा रहा, तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सांस नहीं लेने के कारण ही वह मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि 4 नंबर सवाल, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। किस प्रकार पहचानते हैं मधुमक्खी एक दूसरे का कॉलोनी। गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा नर्तन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो क्या कितने दांत, 4 साल बार 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या 18 दांत। तो बिल्कुल 20 दांत, 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। 8 हड्डी, 30 हड्डी, 32 हड्डी या 34 हड्डी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 8 हड्डी पाए जाते हैं मनुष्य के खोपड़ी में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज क्या है। ऑप्शन है आपका जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य या निएंडरथल या पैकिंग मनुष्य। आधुनिक मनुष्य जो है वह क्रोमैग्नॉन मनुष्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, माँ पौधे की भांति कौन से पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति कौन से पौधे मिलते हैं। बीजों से, तना से, काट से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ इन दोनों से मिलते हैं, बीज से भी और तना के काट से भी, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। प्रोटीन होते हैं, चर्बी होते हैं, खनिज होते हैं या जल होते हैं। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाले पदार्थ जल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब हमारे सेल में, हमारे कोशिका में 80% पाया जाता है जल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 10 नंबर सवाल है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, डहलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत ही शानदार सवाल। हरगोविंद खुराना को अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, हरगोविंद खुराना 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो जीन के संश्लेषण के रूप में भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर की, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। कमल नहीं, रेफ्लेसिया बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है पूरी दुनिया का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है कि तना काट कर आमतौर पर किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कौन से तना का इस्तेमाल काट दिया जाए फिर उसको गाड़ दे तो फिर पैदा हो जाएगा। केला नहीं, आम नहीं, कपास नहीं, गन्ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा गन्ना। अगला सवाल, मटर का पौधा क्या होता है। शाख होता है, पुष्प होते हैं, झाड़ी होती है। पुष्प तो नहीं होता है, शाख झाड़ी भी नहीं होता, शाख होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, विकास का मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन है का उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जन्म या प्राकृतिक वर्ण। तो याद रखना है उत्परिवर्तन जो है, ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन जो होते हैं वह विकास के मुख्य लक्षण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। खोखली होती है, सांद्रित होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, कैसी होती है। तो बिल्कुल खोखली होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण, मतलब भौतिक परिवर्तन कैसा होता है। अगर कोई भी परिवर्तन हो जाए, चेंजेज हो जाए और चेंजेज के कुछ देर बाद वह पुनः जो है अपने पैतृक अवस्था में अगर आ जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और पैतृक अवस्था में ना आता हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोमबत्ती का जलना यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ जलना की जगह पिघलना बोला जाता, लिखता पिघलना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन हो जाता, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है। दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनता है, दही से फिर दूध बनता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना, चांदी के बर्तन को अगर हवा में रख दे तो काला हो जाता है कुछ देर बाद, तो वह जो है फिर काले से वह काला तो छूट जाता है लेकिन
पुनः पैतृक अवस्था में नहीं रहता। मतलब अगर देखा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। और पानी को चीनी से घुल दिया जाए तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चीनी को फिर पानी से अलग किया जा सकता है, कैसे? पानी को आप भाप बना के उड़ा दीजिए, वहाँ चीनी बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है ऊपर से, क्या एल्युमिनियम में, तांबे में, कार्बन में या लोहे में? किस में गुजरती है? तो याद रखना अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो भाप गुजर जा रही है किसके ऊपर? तो याद रखना एल्युमिनियम के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। स्टेनलेस मिश्र धातु किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं, वह किस धातु का इस्तेमाल करके कर रहे हैं? लोहे और तांबा, लोहे और जस्ता, लोहे और क्रोमियम या लोहे और ग्रेफाइट? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे और क्रोमियम। अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर लोहे की मात्रा में क्रोमियम मिला दिया जाए तो वह जो है आपका बहुत ही मजबूत और बहुत ही कठोर आपका लोहा बन जाता है, तो उसी को स्टेनलेस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल है कि निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? दूरबीन का आविष्कार के लिए? नहीं के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो गैलीलियो प्रसिद्ध थे। यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दे, ना कि पृथ्वी की ओर। बिल्कुल यही कॉपरनिकस के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, इसीलिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि सिद्धोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, किस आधार पर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उसका पुनः उपयोग करने के इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? परमाणु ऊर्जा में मतलब किसकी देन है? परमाणु ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्व किसके द्वारा दिया गया था भारत में? H.C. बोस, H.J. भाभा, S. चंद्रशेखर या S.S. भटनागर? तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। H.J. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, यही है परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के कार्यक्रम के पिता, जो कि भारतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? भटनागर को, साराभाई को, जैट काशी को या रमन को? किसे जाता है अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान और विकास के लिए? तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये याद रखना है, बहुत ही शानदार नॉलेज है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं? पाश्चुराइजेशन में क्या होते हैं? पाश्चुराइजेशन में क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसी पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। सवाल है कि एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों में? नहीं। केवल जंगल में रहने सकने वाले पशु? बिल्कुल नहीं। केवल स्थल में रहने वाले? नहीं। जल और स्थल दोनों में रहने वाले? बिल्कुल सही। जल और स्थल दोनों में रहने वाले को एम्फीबिया उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले बता रहा है कि मलेरिया के कथन के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। यह जो है वह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यही गलत है, यही सही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है, मच्छरों से फैलती है, दलदली क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। इलाज में क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। मतलब परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का क्या नाम था? बहुत ही शानदार सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कोलंबिया, कोलंबिया नाम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, गामा किरणें क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका उच्च ऊर्जा
वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं गामा किरणें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, नाभिकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होते हैं? नाभिकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होते हैं? यूरेनियम का अल्फा कणों से, पिंड का ऊर्जा में, या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के रूप में, या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो नाभिकीय ऊर्जा जो परिवर्तित करते हैं वह यूरेनियम के अल्फा कणों के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर के रूप में बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लचीली नहीं, सुगनम्य नहीं, भुरभुरी नहीं, तन्यता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनको धातु को पीटकर पत्थर बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। और पतली चादर अगर बनाया जाए तो उसे अधार्त वर्धनीयता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जाएगा? मतलब कौन सा है जो अणु, परमाणु, मतलब कोई भी एक तत्व का सबसे छोटा रूप है? अणु है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अणु। इससे और छोटा रूप नहीं होगा। अणु जो है सबसे छोटा रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो जो सूर्य की सबसे नजदीक होगा वही सबसे कम समय लेगा। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो सबसे शुरुआत में कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। मतलब बुध और शुक्र यहाँ ऑप्शन नहीं है तो पृथ्वी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, एक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ाना ही उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल है कि पित्त का उत्सर्जन कैसा होता है? पित्त का उत्सर्जन कहाँ से निकलता है? मतलब कहाँ से बनती है पित्त? अग्नाशय से? नहीं। तिल्ली से? बिल्कुल नहीं। उदर से? पेट से? नहीं। यकृत से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। यकृत यानी लिवर से बनती है पित्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होते हैं? ठीक है, कैसे होते हैं प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया? ऑप्शन है आपका प्रकाश को द्वारा उत्प्रेरक के रूप में, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश की उत्सर्जन सहित होती है, प्रकाश ऊर्जा की प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के प्रयोग में। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में कैसे होते हैं? कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होते हैं? लीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिल्कुल सही है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यह एक कार्बनिक अमिश्र है। नहीं, ये सही नहीं है। इसका आयनीन निम्न है। हाँ, ये हो सकता है। आयनीन जो है वह निम्न होता है एसिटिक अम्ल का, इसीलिए एसिटिक अम्ल है कमजोर अम्ल है। ठीक है, और वही जो है आयोनियन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयोनियन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल बहुत कम होते हैं आयोनियन। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल है कि एक त्रिआधात्री जल का अणु का भार 176 है तो इसका समतुल्य भाग क्या हो जाएगा? तो यह रखना है 58.66। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, तांबे का मिश्र धातु कैसा होता है? तांबे का मिश्र धातु जो है वह कैसा होता है, मतलब किसका होता है? तो अभी हम लोग बताए थे वह तांबे जो है वह पित्तल यानी पिताजी, इसे याद रखना है। ठीक है, पित्तल, तांबा और जी से जिंक, ऐसे ही बनते हैं तांबे से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपका तांबा, सोडियम, चांदी या कैल्शियम। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? तो यार ना चांदी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या गंधक या वसा। हृदय रोगी, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, वह जो है वसा का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करने से बेहतर होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप वसा वाले खाना बहुत ही कम खाएं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। जर्मन सिल्वर किससे सम्मिलित होते हैं, मतलब जर्मन सिल्वर किसके बने होते हैं? तो याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो कॉपर, जिंक और निकल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सीसा संचायकों में कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना सीसा संचायकों में ऑप्शन है आपका HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। किसका इस्तेमाल करते हैं सीसा संचालक में? तो याद रखना है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन सी में या विटामिन B12 में? किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो यार विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोह या सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? तो यार पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर सर्वाधिक पाया जाए वह तत्व पूछ दे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछता तो यहाँ एल्युमिनियम हो जाता राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ धातु नहीं पूछा है तो ऑक्सीजन राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन से होते हैं? तो हाथी, ऊंट नहीं, नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हेल जो समुद्र पाए जाते हैं वह जो है सबसे जीवित स्तनपायी है, वह स्तनपायी है, मत्स्य वर्ग में नहीं आता है व्हेल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने के लिए छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रत कदम निश्चित क्या करता है? मतलब अगर किसी भी चमकीले सतह पे आप चल रहे हैं, मतलब वहाँ घर्षण बल बहुत कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वृहत प्रतिक्रिया बल। आप जो है वह प्रतिक्रिया बल के रूप में काम करने के कारण जो है आपका कदम छोटा रखना पड़ता है, आपके घर्षण बल को कम करना पड़ता है, ठीक है। ये घर्षण बल को ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए आप वहाँ चल पाते हैं, नहीं तो बहुत कम घर्षण बल पाए जाते हैं चिकने पृष्ठ पर, इसीलिए चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, और 4-5 ही सवाल बचे हुए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण करना बंद कर दे तो इसकी सतह पर कौन से आभासी मान होंगे? ठीक है, क्या सभी स्थानों का मान बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। सभी स्थानों में घटेगा? नहीं, आभासी मान नहीं घटेगा। कुछ स्थानों में बढ़ेगा, कुछ स्थानों में नहीं। सभी स्थानों में एक रहेगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यदि द्रव्यमान m एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है तो गति के दौरान क्या ब्लॉक रहता है? कौन सा ब्लॉक रहेगा? तो ऊर्ध्वाधर संतुलन नहीं, संतुलन क्षितिज नहीं, और ये अंतुलन ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान की केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका लेस देन r, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन आबंध, सह संयोजक आबंध, आयनिक आबंध या धात्विक आबंध? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सह संयोजन आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किसमें? ऑप्शन है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर या बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। इथिलीन नहीं, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम शुरुआत से बताएं नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, यह जो होती है वह हास्य गैस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस महामैराथन क्लास का 200 सवाल, लगभग 200 प्लस सवाल किए हैं, बहुत ही कम समय में लगभग 1.5 घंटे में समाप्त कर दिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी मेहनत के आधार पर अभी लाइक कर दीजिएगा
और अगर आपको PDF ये सारे सवाल आपको PDF के रूप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।